बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़ील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात की। ये मुलाकात किस तरह पाकिस्तान और पूरे ख़ित्ते के माहौल पर असरअंदाज होगी, इस मुलाकात के बाद किसकी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं और इस मुलाकात ने किस तरह इमरान खान के मौक़िफ़ को एक मरतबा फिर दुरुस्त साबित किया है, इस पर भी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने जजेस सीनियरिटी केस में हुक्मरानों की पसंद का फ़ैसला बिल आखिर दे दिया। अब आगे क्या होगा, मुल्क में निज़ाम अदल का क्या हाल है, इसका भी ज़िक्र होगा। मगर पहले अहम तरीन मुलाकात की बात हो जाए। सदर ट्रंप की फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इस पर तबसरे जारी हैं। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वो काबिल तारीफ़ हैं, यानी उनकी बहुत तारीफ़ की है ट्रंप ने फ़ील्ड मार्शल को पाकिस्तान का ताकतवर शख्स करार दिया है और उनसे मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि जी फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान ईरान और इसराइल के मामले पर बात हुई है। पाकिस्तान ईरान को बहुत बेहतर जानता है, ईरान के मामले पर वो चीज़ों को देख रहे हैं, उन्होंने मुझसे इत्तफ़ाक़ किया है। यानी ट्रंप का कहना है, ये वो जुमला है जो मौज़ूए बहस बना हुआ है ट्रंप का कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो उन्होंने मुझसे एग्री किया है। ये इस जुमले पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। यानी ट्रंप का कहना यह है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के मामले में उनसे मुत्तफ़िक है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका में रहते हुए ही फ़ील्ड मार्शल ने यह कहा है कि वो ईरान के साथ है। तो ये ट्रंप के इस दावे में और आसिम मुनीर के इस बयान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये दोनों में से एक ही बात दुरुस्त साबित हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और मेरे नज़दीक ये किसी इंकशाफ से कम नहीं है जो कुछ ट्रंप साहब ने कह दिया। फ़िलहाल मैं इसे सिर्फ ट्रंप का दावा कह सकता हूँ, क्योंकि ईरान के मामले में ट्रंप के ख़यालात ये हैं कि ईरान एटमी हथियारों के मामले पर पूरी तरह सरेंडर कर दे और वही करे जो अमेरिका चाहता है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि सुनने में ये आ रहा है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि वो ईरान के साथ हैं। अब ये आने वाले मेरा ख़्याल एक आध दिन में बात क्लियर होगी। शायद मोहतरम DG ISPR साहब इस मामले की वजाहत करें। अब हालांकि इसी साल मार्च में IAEA के नुमाइंदों ने ईरान की एटमी तनसीबात का दौरा करने के बाद ये रिपोर्ट जारी की थी कि ईरान बिल्कुल एटमी हथियार नहीं बना रहा और ना ही उसके ऐसे कोई अज़ाइम हैं। अमेरिका ने आलमी एटमी एजेंसी की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था। अब अमेरिका एटमी हथियारों को जवाज़ बनाकर ईरान में रजीम चेंज करना चाहता है और उसकी जगह ईरान में अपनी कठपुतलियों को बिठाना चाहता है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि अमेरिका अपनी अफवाज पहले ईरान में दाखिल करे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने इराक़ और अफ़गानिस्तान में अपनी अफवाज दाखिल की थी। अगर ईरान में अमेरिका और इसराइल ने अपनी फ़ौजें दाखिल की तो नाज़रीन सीधी बात है कि ईरान में फिर खाना जंगी होगी। ईरान में मौजूद हुकूमत जो है वो 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से इक़्तिदार में है। कोने कोने में ईरानी हुकूमत और जो ख़ुमैनी का इनकलाब है वो घुसा हुआ है और वो इतनी आसानी से किसी ताकत के ज़ोर पे वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। और नाज़रीन, अगर खाना जंगी हुई तो ईरान ही नहीं पूरा ख़ित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। एक हमसाया मुल्क के तौर पर पाकिस्तान पर भी उसके बदतरीन असरात मुरतब होंगे। अमेरिका तो ईरान से हज़ारों मील दूर बैठा है, इसराइल की भी ईरान से सरहद नहीं मिलती। खाना जंगी का फिर सारा बोझ जो है वो खलीजी रियासतों और पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। इस तनाजुर में ट्रंप का ये कहना कि ईरान के मामले पर फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनसे मुत्तफ़िक है, ये बहुत बड़ा दावा है। इसलिए जब तक मैंने अर्ज़ किया कि ISPR की जानिब से ट्रंप के इस बयान की तरदीद या तस्दीक नहीं की जाएगी, उस पर यकीन करना मेरे लिए मुश्किल है। मुलाकात के हवाले से ISPR का बयान तो सामने आया है, मगर इसमें वो बात शामिल नहीं है जिसका दावा ट्रंप ने किया है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि ईरान को कमज़ोर किया जा सकता है।
है, इसको गैर मुसल्लह किया जा सकता है, उसकी हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है, लेकिन ईरान को पाकिस्तान के पड़ोस से उठाकर कहीं और नहीं ले जाया जा सकता। तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ किराए की बंदूक वाला किरदार कभी भी अदा नहीं करेगा। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद इमरान खान की नाज़रीन ये बात भी एक मरतबा फिर साबित हो गई है कि इक़्तिदार में कठपुतलियाँ ही बैठी हैं, असल ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास है। इसलिए इमरान खान सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है। अब जब अमेरिका को भी बात करने की ज़रूरत पेश आई है तो उसने भी पाकिस्तान के हकीकी हुक्मरान से बात की है। फार्म 47 की कठपुतलियों को आलमी सतह पर कोई मुँह लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात पर सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो नून लीगी कैंप्स में है, और कहा जा रहा है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ट्रंप पर सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है। ट्रंप ने इमरान खान की रिहाई के लिए बात करने की बजाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से डील कर ली। अब पीटीआई और इमरान खान की खैर नहीं है। तो ऐसे दानिश्वरों की खिदमत में मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ट्रंप को सदर का ओहदा संभाले जुमा 8 दिन नहीं हुए, मतलब 5 महीने भी नहीं गुजरे। इससे पहले अप्रैल 2022 से जनवरी 2025 तक तकरीबन 3.25 साल साबिक सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को ऐसे अंधाधुंध सपोर्ट किया था कि शायद ट्रंप दोबारा भी पैदा होकर आ जाए तो ना कर पाए। इन 3.25 सालों के दौरान हर तरह के जुल्म के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गई है। अगर मज़ीद 3 साल ये जुल्म जारी रहा तब भी इमरान खान नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर ये फ़ैसला कर लिया गया कि पाकिस्तान अब ईरान की बजाय मुकम्मल तौर पर अमरीकी कैंप में चला जाएगा तो इस इंतहाई गैर मकबूल फ़ैसले को मनवाने के लिए भी मुल्क में मकबूल क़यादत की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान जैसे जैसे अमेरिका की हमायत बढ़ाएगा, मुल्क की मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत जो है वो मज़ीद नफ़रत का निशाना बनती चली जाएगी। इन हालात में बग़ैर मैंडेट मुसल्लत शुदा हुकूमत जो है उसका बोझ जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा, और यही मौका होगा जब इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश बढ़ेगी कि वो मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान से कोई बात करे। शायद इस बार इमरान खान से बात के लिए इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका की हमायत भी हासिल हो और इस बातचीत में अमेरिका की ख्वाहिश भी मौजूद हो। इसलिए मेरे ख्याल में ट्रंप और फील्ड मार्शल की डील के बाद सबसे ज़्यादा नाजुक सूरत हाल जो है वो नून लीगी क़यादत की होगी, क्योंकि अमरीकी आशीर्वाद मिलने के बाद अब इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी कोई मजबूरी नहीं रहेगी कि वो इन कठपुतलियों की वजह से मज़ीद अवामी नफ़रत मोल लें। इसलिए इमरान खान की मुश्किलात तो पता नहीं कम होंगी या नहीं, मगर इस मुलाकात के बाद नून लीग का हनीमून पीरियड जो है वो ख़त्म समझे। अच्छा नाज़रीन, ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान हर रोज़ अपने हमलों में शिद्दत लाकर पूरी दुनिया को रोज़ाना पिछले दिन से ज़्यादा हैरान और शशदर कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान ने सुपरसोनिक सजील मिज़ाइल से इसराइल पे हमला किया है। ये जो सजील मिज़ाइल है ये 500 से लेकर 1500 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है, और ईरान ने सजील मिज़ाइल से शुमाली इसराइल के सबसे बड़े हस्पताल पे हमला किया है। ईरान का कहना यह है कि इस हस्पताल की बेसमेंट में इसराइल का बड़ा फ़ौजी मरकज़ है। आज सुबह ईरान ने तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर मिज़ाइल फायर किया है। ये अब तक का मेरा ख्याल है ईरान का सबसे ख़तरनाक अटैक था, जिसमें मगरबी ज़राए इब्लाग के मुताबिक 50 से ज़्यादा इसराइली मारे गए। ख़ुद इसराइल ने 24 हलाकतें तस्लीम की हैं। इस हमले से नाज़रीन स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा है। ईरान की तरफ से ऐलान किया गया कि हर रोज़ इनके हमलों में शिद्दत आती जाएगी। दूसरी तरफ इसराइल की कोशिश है कि अमेरिका जल्द से जल्द इस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दे। इसराइल ने दावा किया है कि अमेरिका के जंग में शामिल होने के 1 हफ़्ते के बाद यह आप देखेंगे कि जी ईरानी ताकत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। नाज़रीन एक बात तो फिर वाज़ेह हो गई ना कि इसराइल कल्ला खुश हुई नहीं, मान गया ना, और इस भोंडे अंदाज में इसराइल ने यह बात तस्लीम की है कि जनाब अमेरिका हमारे साथ मिलेगा तो फिर हम 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ईरानी ताकत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर असी कुछ नहीं कह सकते।
इतने भोंडे अंदाज में इसराइल ने ऐसी बात पहले कभी नहीं कही थी। दूसरी तरफ ईरान का कहना यह है कि अमेरिका ने बराह रास्त उस पर हमला किया तो उसे पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे सीनियर साथी, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट सकलैन इमाम साहब ने एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी फ़िक्रअंगेज़ बात कही है। उनका तज्ज़िया ये है कि ईरान को रूस ने और चीन ने फंसा के मारा है और धोखा दिया है। उन्होंने गलत वादों पे ईरान को इस तरफ, इस गली में लेके गए और जब ज़रूरत पड़ी है तो ऐन मौके पे उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। अब इस बात पर डिबेट की जा सकती है, ये बहस की ज़रूरत है इस मामले पे कि क्या वाकई रूस और चीन ने ईरान के साथ ऐसा ही सलूक किया है। और सकलैन साहब ने एक और भी बात लिखी है कि ये जो इसराइल ईरान का मामला चल रहा है, ये असल में ईरान को भी सबसे पहले मुज़ाकरात के जाल में फंसाने में जो बुनियादी किरदार था वो अमेरिका का था, और अमेरिका की तकलीद की है रूस ने और चीन ने। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है सकलैन साहब की, इस पर डिबेट करने की ज़रूरत है। अच्छा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच ने जजेस ट्रांसफ़र केस पर बिलाखिर फ़ैसला सुना दिया, और वही फ़ैसला सुनाया जिसकी तवक्को थी। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की ट्रांसफ़र आइन और कानून के मुताबिक है। ये नहीं बताया गया कि किस आइन और कानून के मुताबिक है, ये बताया गया कि आइन और कानून के मुताबिक है। और फिर कहा गया जी सदर मुमलिकत सीनियरिटी वाले मामले को जल्द अज जल्द तय करें। जब तक ये फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस रहेंगे और सस्ते और बिला तखसीस इंसाफ की फराहमी का झंडा उठाए रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फ़ैसला सुनाया है। 3-2 की अक्सरियत से आने वाले फ़ैसले ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त खारिज कर दी है। नाज़रीन, इस केस की हैरानकुन बात ये, बल्कि हैरानकुन भी क्या, सबसे खूबसूरत पहलू ये था, वाह, कि ट्रांसफ़र होकर आने वाले 3 जजेस ने अपनी जानिब से कोई वकील ही मुकर्रर नहीं किया था, क्योंकि बेंच में मौजूद जजेस ही ट्रांसफ़र होकर आने वाले 3 जजेस का केस लड़ते रहे और पूरे दलाइल के साथ, पूरे जोश के साथ लड़ते रहे। ट्रांसफ़र जजेस मतलब इतने पुरएतमाद थे कि जो लोग उन्हें इस अदालत में लाए हैं वही इस फ़ैसले का दिफा भी करेंगे, और उनका एतमाद बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। आज के फ़ैसले ने फिर साबित किया है कि अदालतें नाज़रीन मुकम्मल तौर पर तस्खीर हो चुकी हैं। अदालत ने बुनियादी तौर पर अदलिया के मामला बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया के हवाले कर दिए, और इस फ़ैसले के बाद अब जो अपराइट जजेस के पास इस्तीफ़ा देकर घर जाने के सिवा मेरे ख़्याल में कोई राह नहीं बचती। आइन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसला बनता था वो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र को कालअदम करार दिया जाता है। ट्रांसफ़र के मामले में सदर मुमलिकत ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आइन पाकिस्तान जो है ये तबादला होकर आए जजेस को मुस्तकिल तौर पर हाई कोर्ट का जज बनाने की इजाज़त नहीं देता, और तबादला होकर आए जजेस के लिए कोई वक्त मुकर्रर करना होता है। जजेस का तबादला जो है वो जल्दबाजी में किया गया है और वजूहात भी नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादला जो है वो बदनीयती पर मबनी था। दूसरी तरफ नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का केस भी तेज़ी से अब अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। फ़ैसला आप सबको पता है। आज की समाअत के दौरान एक बार फिर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा आइनी अदालत के जजेस को आईना दिखाते रहे, मगर उसका फ़ैसला भी आज आने वाले फ़ैसले से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं लगता, क्योंकि इस फ़ैसले के नतीजे में 27वीं आइनी तरमीम की राह हमवार करनी है, जिसमें जजेस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी तोहफ़े के तौर पर दिए जाने का मनसूबा है। अब नाज़रीन, 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत के केस की भी आज लाहौर में हाई कोर्ट में समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट सरकारी वकाला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके बाद कहा गया है कि जी अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया। तो थी कि आज इसका फ़ैसला भी आ जाएगा। फिर ये बताया गया कि जी अदालत को कुछ रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला, पीर तक ये रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया जाएगा और इस रोज़ फ़ैसला सुना दिया जाएगा। अब पीर को सरकार ने रिकॉर्ड ना जमा कराया या कोई जज अदालत में ना आया या हुकूमत ने बेंच ही ना तोड़ दिया तो शायद इस केस का फ़ैसला आ ही जाए।
अच्छा नाज़रीन, अदालतों और उनसे आने वाले फ़ैसलों का अहवाल तो आपने सुन लिया है, मगर इसके बावजूद चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है उनका कहना यह है कि इंसाफ की फरहमी के निज़ाम को बेहतर बनाने में सुप्रीम कोर्ट पेश है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, है जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, आपकी जगह मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अगर ख़ुद होता तो मैं शर्मसार ज़रूर होता। इस वक्त पूरे मुल्क में निज़ाम इंसाफ की चूलें तक हिला दी गई हैं, और अगर मैं चीफ़ जस्टिस होता, अगर मैं इस सारे निज़ाम का सरबरा होता, तो मैं एक मिनट भी वो उस सीट पे उस सरबराही को कंटिन्यू करना एटलीस्ट गवारा ना करता। चीफ जस्टिस चूँकि ख़ुद निज़ाम इंसाफ की बेहतरी और उसकी बर वक्त फरहमी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जिसके नताइज भी वो कह रहे हैं कि जी नज़र आ रहे हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमे की समाअत जारी थी। पुलिस का एक अफसर बतौर गवाह पेश हुआ। गवाही से फारिग होने के बाद ये पुलिस अफसर अदालत के अहाते में मौजूद था। सेनेटर एजाज चौधरी साहब के पास आया और उनके सामने हाथ जोड़कर उस पुलिस अफसर ने कहा, चौधरी साहब आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, मेरे लिए भी माफ़ी की दुआ कीजिएगा, आप लोगों के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देकर आया हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह। सनम जावेद के शौहर अतीक रियाज ने भी इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी का एक अपना हड बीती सुनाया था, एक वाक़या सुनाया है। वो कहते हैं कि जब वो गिरफ़्तार थे तो दूसरे मुलज़िमों के साथ उनकी शनाख्त के लिए 17 लोग आए। उसके बाद जब वो रिमांड पर लाहौर के थाना जनूबी छावनी में थे तो वहाँ एक पुलिस वाला आया। वहाँ एक मुलज़िम ने उस पुलिस वाले को पहचान लिया और उसे कहा कि तुम तो हमारी शनाख्त के लिए आए थे। इस पुलिस वाले की आंखों में आंसू थे और वो कुछ कहे बगैर सिर्फ हाथ जोड़कर वहाँ से वापस चला गया। तो चीफ़ जस्टिस साहब निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के मनाज़र आजकल पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में हर रोज़ नज़र आते हैं, जहाँ 9 मई के मुकदमात में सरकारी गवाहों को लिखे हुए बयानात दिए जाते हैं। वो जजेस के सामने कागज़ से पढ़ के गवाहियाँ रिकॉर्ड करवा रहे हैं। PTI के वकला इस लाकानूनियत पर एतराज़ उठाते चले जा रहे हैं, मगर जजेस जो है इन लिखी हुई गवाहियों को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं। कल इन्हीं गवाहियों की बुनियाद पर सज़ाएँ भी सुना दी जाएंगी। इंसाफ के निज़ाम में इस बेहतरी पर चीफ़ जस्टिस साहब आप वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अच्छा नाज़रीन, मुल्क में माशी तरक्की और खुशहाली के नारे अपनी जगह, लेकिन हकीकत कितनी तल्ख़ है वो हर रोज़ किसी न किसी शक्ल में सामने आती रहती है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब ने बड़ी खुशी से ऐलान किया है कि हुकूमत ने बिजली के शोबे में गर्दशी कर्ज़े ख़त्म करने के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा यानी 1275 अरब रुपए का माली मुआहदा मंजूर कर लिया। नाज़रीन, इन खुशनुमा अल्फाज से आवाम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है, नथिंग एल्स, और कोई मामला नहीं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है नाज़रीन कि 2400 अरब के गर्दशी कर्ज़े में कमी के लिए भारी सूद पर कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब का मज़ीद कर्ज़ लिया है, और ये नहीं बताया गया कि आवाम फ़ी यूनिट मज़ीद कितना जुर्माना अदा करेंगे जिससे ये कर्ज़ जो है वो वापस होगा। इक़्तिसादी तरक्की की नाज़रीन एक और ख़बर भी सुन लें। ऊबर के बाद ऑनलाइन टैक्सी सर्विस क्रीम ने भी पाकिस्तान में अपनी सर्विस बंद करने का ऐलान कर दिया। कंपनी के मुताबिक वो 18 जुलाई 2025 से अपनी ऑनलाइन जो है सर्विसेज जो है वो बंद कर देंगे। इससे पहले पिज़्ज़ा हट भी पाकिस्तान से वापस जा चुका है। ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर 18% टैक्स आयद कर दिया गया है, यानी नया माली साल हर हवाले से ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किलात लेके आएगा। नाज़रीन, आखिर में सादुल्ला शाह साहब के 2 अशार सुन लें। जब कोई हुक्मरान भटकता है, अदल फांसी पे जा लटकता है, ए ज़मीं ज़ाद यूं अकड़ के न चल, आसमां एक दम झटकता है, कुछ ना कुछ अब के होने वाला है, दिल में कांटा सा एक खटकता है, हाल बस्ती का क्या बताऊं मैं, जैसे सीने में दम अटकता है, याद उसकी है साद बादे सबा, याद उसकी है साद बादे सबा, दिल में एक फूल सा चटकता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।